हेलो दोस्तों, मैं CS कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस सेशन के लिए। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या पेपर चाहिए, पार्टनरशिप के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए, और अगर एक कंपनी जीएसटी में रजिस्टर कराना चाहती है या जब एक कंपनी को जीएसटी में रजिस्टर कराना होगा तो कौन कौन से पेपर रिक्वायर्ड होते हैं, क्या हर बिजनेस एंटिटी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, और कौन कौन से ऐसे एंटिटी है जिनके लिए जीएसटी में मैंडेटरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन कराना होता है हमें। तो जीएसटी में अगर हम बात करें तो जीएसटी का जो पूरा नाम है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी ये दो चीजों को डील करता है। दो नहीं, हम तीन बोले तो ज्यादा अच्छा है, गुड्स सर्विसेज और बोथ। ठीक है, गुड्स सर्विसेज और बोथ। तो हम इसी तरीके से बाइफरकेट करके समझने की भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई गुड्स का सप्लायर है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, अगर कोई सर्विस में डील करते हैं तब उन्हें कब कराना होता है, अगर कोई दोनों में डील करते हैं तब उन्हें रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है। तो अगर गुड्स की बात करें कि अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है जो केवल और केवल गुड्स में डील करते हैं और अगर उनका सालाना टर्नओवर, सालाना एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से अधिक होगा तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो क्या 40 लाख तक होगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? आंसर इज यस, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है कराने के लिए, है ना। 40 लाख तक टर्नओवर हो तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 40 लाख से जब एक्सीड करेगा तब उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर सप्लायर ऑफ गुड्स का एक्सीड करे, मोर देन अगर 40 लाख अगर होता है, वैसे केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा है कि अगर कोई सर्विस में डील करता हो, अगर सर्विस अगर सप्लाई कर रहा हो, अगर कोई सर्विस सेक्टर है तब क्या होगा, वैसे केस में ए एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 40 लाख की जगह 20 लाख हो जाता है। यानी अगर सालाना एग्रीगेट टर्नओवर किसी सर्विस सेक्टर का 20 लाख या उससे अधिक, 20 लाख से अधिक अगर होता है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जीएसटी में कुछ जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे मैं बात करूं मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये कुछ स्टेट्स हो गए, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कुछ हिली एरिया स्टेशन है। इन राज्यों के लिए अभी जो हमने लिमिट डिस्कशन किया वो लिमिट आधा है। यानी इन राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में अगर हम सेम राज्य में, उसी राज्य में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि विद इन स्टेट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, तो 40 लाख से टर्नओवर एक्सीड करेगा तब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। सर्विस के केस में 20 लाख से टर्नओवर एक्सीड करेगा तब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में हो या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में अगर हम है, वैसे केस में अगर मैं गुड्स में डील कर रहा हूं, अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, उस केस में अगर 20 लाख से टर्नओवर एक्सीड होगा गुड्स के केस में, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। और सर्विस के केस में अगर 10 लाख से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। यानी ये जो कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, इनको छोड़ करके बाकी राज्यों का जो लिमिट है, उन राज्यों से इन स्पेसिफाइड राज्यों का जो लिमिट है आधा हो जाता है। बाकी राज्यों के लिए गुड्स में 40 लाख है तो इनके लिए गुड्स के लिए 20 लाख हो गया, बाकी राज्यों के लिए सर्विस में 20 लाख है तो इनके लिए सर्विस के लिए 10 लाख हो गया। यानी कि जैसे ही ये लिमिट एक्सीड करेगा हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। ये है थ्रेश होल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारा टर्नओवर उतना नहीं है लेकिन हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो क्या हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें बात, अगर आप वॉलेंटरीली भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस केस में जब हम जीएसटी में रजिस्टर हो जाएंगे तो जीएसटी के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस है, जो भी रिटर्न फाइलिंग है, हमें करनी होती है। यानी कि रजिस्टर हो जाने के बाद भले ही हमारा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा तो एग्रीगेट टर्नओवर उतना है ही नहीं तो हम कंप्लायंस क्यों करें।
एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको कंप्लायंस उसी के अकॉर्डिंग यानी कि जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। ये था थ्रेश होल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन। जीएसटी एक्ट में कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के भी प्रोविजन दिए गए हैं, यानी कि उन लोगों पे हम थ्रेशोल्ड लिमिट वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेंगे, उन लोगों को जीएसटी में मैंडेटरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना है। ये कौन कौन लोग हैं? पहला है सबसे, उसमें अगर हम पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहला है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सप्लायर आइदर वो गुड्स में डील करे या सर्विस में डील करे, अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करता है, ठीक है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई करे, चाहे वो अपनी सर्विस की सप्लाई करे या दोनों सप्लाई करे, वैसे केस में हम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखेंगे, उनको जीएसटी में मैंडेटरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन लोग हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोग वो लोग हैं जो सीजनल व्यापार करते हैं, ओकेजनली करते हैं, यानी कि सालों भर जिनका बिजनेस नहीं चलता है, उनको जीएसटी में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से जाना गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिहार में पटना में अगर हम देखें तो पटना में लहासा मार्केट करके एक बाजार लगती है, खास करके ये बाजार एक्चुअली सीजनल बाजार है जो ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस होता है। तो ये भी चूंकि सीजनल व्यापार है, इसलिए इस सीजनल व्यापार में जो लोग भी व्यापार करेंगे, जो लोग भी ऊनी वस्त्र बेचेंगे, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को जीएसटी के अकॉर्डिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ऐसे भारत में जितने सारे ऐसे व्यापार हैं जो सीजनल व्यापार होते हैं, उन लोगों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। वहां पे भी हम टर्नओवर नहीं देखेंगे कि इनका पार्टिकुलर टर्नओवर कितना है, कितना नहीं है। अब तीसरा अगर हम बात करें और किनको, तो तीसरा है इसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरा कौन है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम किसको कहेंगे? तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है, अगर एक हेड ऑफिस है और इस हेड ऑफिस के बिहाफ में बहुत सारे ब्रांच है जो कि उस हेड ऑफिस के बिहाफ में काम करती है, बिजनेस करती है, तो जो भी सामान खरीदे जाते हैं उस हेड ऑफिस के माध्यम से खरीदे जाते हैं और फिर यहां से सामान अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रिलायंस डिजिटल। रिलायंस डिजिटल के बहुत सारे मॉल बिहार में हैं, तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि रिलायंस डिजिटल का सारा माल जो पटना हेडक्वार्टर है वहां आता है और वहां से बिहार में जितने जगह पे उनके मॉल है, स्टोर है, वहां पे भेजे जाते हैं। तो अगर पटना के एड्रेस से आएगा तो लाजमी है सारा इनपुट तो पटना वाले एड्रेस पे आएगा, सारा इनपुट भी पटना का जो हेड ऑफिस होगा उनके नाम पे होगा। तो जो ब्रांच काम कर रही है, जो अलग अलग इनके जो ब्रांचेस काम कर रहे हैं इंटायर स्टेट, तो उनको ये कैसे इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो एक्चुअली इनको वो लोग टर्नओवर के आधार पे, यानी कि अगर 100 रुपए का माल हेड ऑफिस में आया तो 10 रुपए का माल जहां जाएगा उनको 10% इनपुट, जहां पे 20 रुपए का माल जाएगा उनको 20% इनपुट, यानी कि टर्नओवर के आधार पे उनको इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से भी अगर कोई बिजनेस किया जाए जहां पे एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जस्ट लाइक एक हेड ऑफिस के रूप में अगर कोई काम कर रहे हैं अपने ब्रांच के लिए, ऐसे केस में भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, इरेलीवेंट ऑफ द टर्नओवर, इरेलीवेंट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर अंडर जीएसटी। उसके बाद जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस की भी कहानी है। जो भी टीडीएस काटेंगे या टीसीएस जहां भी लगेगा उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी कहा गया। खास करके एक गवर्नमेंट एजेंसी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एजेंसी का अगर आप काम करते हो तो जब भी गवर्नमेंट एजेंसी पेमेंट करती है ये लोग टीडीएस टीसीएस काटेगी, है ना, जो भी इसके प्रोविजन है टीडीएस टीसीएस के अंडर। तो टीडीएस एंड टीसीएस जहां भी अट्रैक्ट होगा, जो लोग भी टीडीएस यानी कि जो टैक्स डिडक्टर होते हैं, है ना, या जो टैक्स कलेक्टर हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। खास करके ये जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, इन सब चीजों को दिया गया है। तो इन लोगों का भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी माना गया है और इनको भी जीएसटी में मैंडेटरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो भी टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्ट करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए ऑथोराइज किए गए हैं। इसके बाद और किसको जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर।
अगर हम कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में अगर बिजनेस करते हैं तो ध्यान रखे बात, ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में अगर आप बिजनेस करोगे तो वहां पे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना आपका मैंडेटरी हो जाएगा। यहां पे भी ये मैटर नहीं करता है कि आपका टर्नओवर कितना है, ठीक है, टर्नओवर यहां भी कोई मैटर नहीं होगा। आपको जीएसटी में मैंडेटरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, जब भी हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे, यानी कि ई कॉमर्स के माध्यम से जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे उस केस में भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। अभी तक हमने डिस्कस आपसे ये किया है कि जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हम वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रूप से कराना ही पड़ेगा, भले ही हमारा टर्नओवर 40 लाख से कम हो, 20 लाख से कम हो, चाहे जो भी लिमिट है उससे कम हो। ये कुछ था कि कब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी बिजनेस एंटिटी को, अगर किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या पेपर उसके पास होने चाहिए। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जब भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, हमें क्या क्या पेपर अरेंज करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। सबसे पहला बात है आपके पास जो आधार की कॉपी एक होनी चाहिए, आपके पैन की कॉपी होनी चाहिए, आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो आधार है अगर मोबाइल नंबर से लिंक है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है, रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगी। अदरवाइज आपके आधार का यानी कि जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं इसको अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस करा रहे हैं तो अभी मैंने बताया आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा बिजनेस का नाम है ना, आप किस नाम से बिजनेस करना चाहते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पार्टिकुलर अगर कोई राजवर्धन सिंह करके हैं, अगर वो, ठीक है, किसी एबीसी एंड कंपनी के रूप में काम करना चाहते हैं तो जो भी वो नाम होगा उस नाम से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो उनका ट्रेड नेम हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा, तो एक बिजनेस का नाम देना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा कहाँ होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा बिजनेस का, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में देना मैंडेटरी होगा। लाजमी हम बिजनेस करेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए पार्टिकुलर एक एड्रेस का होना जरूरी होता है, तो एक एड्रेस का भी हमको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर प्रोप्राइटर के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है तब तो वेल एंड गुड है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, अगर प्रोप्राइटर किसी रेंटेड प्रीमाइसेस में बिजनेस करना चाहता है तो एक रेंट एग्रीमेंट जो कम से कम 1000 रुपए के स्टाम्प पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे होना चाहिए। और जो आपके मालिक है ना, जो ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस है, तो उस प्रीमाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी होना चाहिए, जिससे ऑथेंटिकेट किया जा सके कि ये जो पार्टिकुलर एड्रेस रेंट एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, कहीं फिक्टिशियस रेंट एग्रीमेंट तो नहीं है। यानी कि रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी होना जरूरी होगा, जो कि उस मालिक के नाम से आता होगा। उसके बाद एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अगर हम ले लें उनसे, जो अपने रूम के मालिक है उनसे ले ले, उस प्रीमाइसेस के ओनर से, तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के बाद हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसमें एक वेरिफिकेशन होता है जिसमें कि ईवीसी कोड जनरेट होते हैं, और वेरिफिकेशन करके फिर हम क्या करते हैं, उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं जिसमें एआरएन जनरेट होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं अपने एप्लीकेशन को कि स्टेटस क्या है। उसके बाद आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते समय ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अगर गुड्स सप्लाई करेंगे तो कैसा आपका मतलब नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, क्या गुड्स सप्लाई करेंगे। कम से कम 5 गुड्स आपको आइडेंटिफाई करना होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम में। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो किस तरह की सर्विस आपके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी ये भी आपको मेंशन, कम से कम एक सर्विस का डिटेल आपको उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। इन तमाम सारे इंफॉर्मेशन को फिट करने के बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं। एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद एक एआरएन जनरेट होता है जिसका नाम है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करके फाइल किया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, अगर सारी इंफॉर्मेशन सही है तब तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, विद इन 7 डेज, 7 वर्किंग डेज है ना, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको जीएसटी नंबर दे दिए जाएंगे, जीएसटी सर्टिफिकेट जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन उसमें
गलत तरीके से अगर भरी गई हो, चाहे बाय मिस्टेक अगर कुछ उसमें गलती हो गई है, तो क्लैरिफिकेशन के लिए उधर से आपको मेल आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लैरिफाई करना होगा विद इन 7 डेज। अगेन आपको 7 दिन के अंदर उसको क्लैरिफाई करना होता है, जिस दिन से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। क्लैरिफाई करने के बाद आप अपने टीआरएन के माध्यम से फिर से लॉगिन करेंगे और फिर उसमें एआरएन नंबर डाल करके क्लैरिफिकेशन दे करके हम उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद अब अगेन आपको अब आगे 10 दिन आपको वेट करना है। ठीक है, आपको अगले मतलब जब क्लैरिफिकेशन में आएगा तब 10 डेज है और पहले 7 ही दिन होता है। अगर फर्स्ट टाइम में अगर सब चीज सही है तो 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कुछ प्रक्रिया है। ये तो मैंने बताया प्रोप्राइटरशिप के लिए। अगर पार्टनरशिप होगा तो क्या होगा, पार्टनरशिप के लिए जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि एक पार्टनरशिप डीड हमको लग जाएगा, उसके बाद पार्टनरशिप का पैन लगेगा हमको। ठीक है, उसके बाद जितने पार्टनर्स होंगे उन सारे पार्टनर्स का डिटेल, वैसा ही डिटेल जैसा कि मैं प्रोप्राइटरशिप के लिए डिस्कस किया हूं, उनके आधार की कॉपी, उनके पैन की कॉपी, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, ये सब हमको लगेगा, सारा इंफॉर्मेशन लगेगा हर एक पार्टनर का। ठीक है, दूसरा है कि अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 5 पार्टनर है तो लाजमी है उसमें से किसी एक पार्टनर को अथोराइज किया जाएगा। किस चीज के लिए, जीएसटी में जो भी काम है उसको करने के लिए अथोराइज किया जाएगा। तो एक पार्टी, चाहे जीएसटी के जो रिटर्न होते हैं उसको फाइल करने के लिए, यानी कि जीएसटी का जो कंप्लायंस है उन तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके एक पार्टनर को अथोराइज करना होगा। तो एक अथोराइजेशन लेटर भी लगेगा जिसको भी आप अथोराइज करोगे उसके लिए। ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद अगेन हम जीएसटी फॉर्म फिट करके फाइल कर देते हैं। अगेन एआरएन जनरेट होगा। एआरएन जनरेट होने के बाद हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के माध्यम से हम ट्रैक करेंगे, फिर हमको 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या क्लैरिफिकेशन में आता है तो फिर हम उसको 7 दिन के अंदर ही सबमिट कर देंगे और फिर क्या होगा, इस तरीके से हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं कि किसी कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो क्या होगा, अगेन चूंकि कंपनी की बात अब आ गई तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उस कंपनी में जितने डायरेक्टर्स होंगे उन तमाम सारे डायरेक्टर्स के कॉपी ऑफ पैन, कॉपी ऑफ आधार, उनका फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब लगेगा। उसके बाद अगेन जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस होगा, जहां पे भी उनका बिजनेस प्लेस होगा, तो रेंट एग्रीमेंट है ना, रेंट एग्रीमेंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी की बिल लगेगी। अगर जो प्रीमाइसेस ऑफ द ओनर है ना, जो भी ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस है उनका उनसे हमें एक एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। इन तमाम सारे डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, जीएसटी के पोर्टल पे जाकर के फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद अगेन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी के केस में एक से ज्यादा ही डायरेक्टर होते हैं, हम जानते हैं ये चीज। ओपीसी के केस में केवल एक डायरेक्टर होंगे, अदरवाइज अदर देन 1% कंपनी के केस में एक से ज्यादा डायरेक्टर होंगे। तो हमें उन तमाम सारे डायरेक्टर्स में से किसी एक डायरेक्टर को अथोराइज करना होगा जीएसटी के कंप्लायंस के लिए, और अथोराइज करके क्या होगा, इसके लिए एक बोर्ड मीटिंग की जाती है और रिजोल्यूशन पास करके उस रिजोल्यूशन के माध्यम से उस डायरेक्टर को अथोराइज किया जाता है। अथोराइज करने के बाद वो अथोराइजेशन लेटर, यानी कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, इसकी भी कॉपी हमें क्या करना पड़ेगा, अथोराइजेशन लेटर के रूप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लगाना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, किसके लिए, कंपनी के लिए। इस तरीके से हम जीएसटी में क्या कर सकते हैं, कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, उन तमाम सारे एंटिटी का रजिस्ट्रेशन इसी के माध्यम से, जो अभी तक हमने डिस्कस आपके से किया है, इसके माध्यम से हम उसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ध्यान रखे बात, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, तो जीएसटी में जो भी कंप्लायंस है आपको करना पड़ेगा। चाहे आप रेगुलर स्कीम में करवा रहे हैं, चाहे आप कंपोजिशन में करवा रहे हैं, जिस स्कीम में है उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। हम आगे के सेशन में कवर करेंगे कि रेगुलर स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, रेगुलर स्कीम के क्या फायदे हैं, कंपोजिशन के क्या फायदे हैं, यानी कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। स्टिल अगर आपका कोई डाउट हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और समय समय पे अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।